हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। गर्दा उड़ा देंगे। जी हाँ, इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आपका पेपर आने वाला है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको गर्दा उड़ाना है। इस बार आपको छोड़ के नहीं आना मेरे प्यारे बच्चों। देख सकते हैं वायरल पेपर लेके आए मेरे प्यारे बच्चों, ढेर सारे प्रश्न और ये सब प्रश्न आने की संभावना है। पढ़ के बस चले जाइएगा। मतलब कि एक बार देख सकते हैं ये मतलब कि अर्धवार्षिक आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, बार बार रिपीटेड प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अति लघु उत्तरी सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर इसको पढ़ लेंगे तो ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ, प्रकाश का जो चैप्टर है उसमें से दोबारा प्रश्न बनने वाला नहीं है, इतना ही बस प्रश्न बनेगा। सो प्लीज पूरा पूरा वीडियो को वॉच करिए। शेयर 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 लाइक ठोक के करिए, लाइक एक बार कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ क्वालिटी रहे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपको बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी आपको इसी यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर कराई जाएगी 10वीं की। चलिए प्रश्न है यहाँ पे, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। यानी जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक किसमें विचलन होता है? लाल रंग, पीले रंग, बैगनी रंग, हरे रंग। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो याद रखिए सबसे अधिक जो विचलन होता है वो बैगनी रंग का होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर डिटेल में मैंने दे दिया है, देख सकते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, क्योंकि बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? सबसे कम होती है, इसलिए वो विचलन हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसके लिए? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके होता है? बैगनी रंग के लिए। और श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग के लिए। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी के लिए, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है या आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देख सकते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। प्रकाश के अपवर्तन कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश परावर्तन कारण। इसको कंप्यूटर से मेरे प्यारे बच्चों बनाया गया है आपके लिए। प्यारे प्यारे प्रश्न है, गारंटेड प्रश्न है। प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग मेरे प्यारे बच्चों नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किसमें? लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या नीले रंग के लिए? तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग के लिए होता है। लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग के लिए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है, इसलिए लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, या वो कैसा दिखाई देता है? बैगनी, नीला, काला, सफेद। ये अर्धवार्षिक परीक्षा मेरे प्यारे बच्चों आ सकते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैंने उसको सोल्यूशन दे रहा हूं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो चंद्रमा से देखने पर जो आकाश दिखाई देता है वो दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों काला दिखाई देता है। चंद्रमा से अगर आकाश हम लोग देखेंगे तो हमारा कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चलिए 2-2 अंक के मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न, 2-2 अंक के प्रश्न लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपके 10वीं का। सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। यहाँ पे है, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है? यानी कि मनुष्य की आंख होती है उसमें जो रेटिना होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यानी कि मनुष्य की आंख होती है, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वो सदैव कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनता है, तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। मनुष्य की आंख में रेटिना का कार्य क्या होता है? तो याद रखना, रेटिना का कार्य ये होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रंग, रूप एवं आकार आदि का ज्ञान किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क में वो ट्रांसफर करता है, जिसके द्वारा हमें पूरी जानकारी मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त होती है। चलिए यहाँ पे एक आंख बनाई गई है, दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में 1, 2, 3 का नाम लिखिए। यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? तो सबसे पहला देखिए तो ये है रेटिना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना का कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि किसी भी वस्तु का मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब बनाना। रेटिना का कार्य क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना रेटिना का कार्य होता है। दूसरा यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट ये है आपका, ये इसको बोलते हैं पच्छाभी मांसपियां।
क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पच्छाभी मांसपेशियां बोलते हैं। तीसरा पुतली, तीसरा क्या है, पुतली। पुतली एक ऐसी जगह होती है जहां से प्रकाश की किरणें अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, तभी तो हमारी वस्तु दिखाई देंगी। यहाँ पे अगला है चौथा, यहाँ पे नेत्र लेंस। क्या है, नेत्र लेंस। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे अगला मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, ये प्रश्न है, ठीक है ना। नेत्र के रेटिना पर दो प्रकाश संवेदी सेल कौन से हैं, इनमें से कौन सा नेत्र के रंग तथा प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी नेत्र के रेटिना पर दो प्रकाश संवेदी सेल कौन कौन से होते हैं, उसको आपको नाम लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तथा इनमें से कौन सा नेत्र के रंग तथा प्रकाश की तीव्रता के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। आपको सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों इसका लिखना है। तो मानव नेत्र में निम्नलिखित दो प्रकार की कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। मानव जो नेत्र होता है उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं मेरे प्यारे बच्चों उत्तरदायी होती है। कौन कौन सी, दंडाकार कोशिकाएं और शंक्वाकार कोशिकाएं। दंडाकार कोशिकाएं और शंक्वाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश के रंग के लिए और दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए क्या होती है, बहुत ही सुग्राही होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई व्यक्ति तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है तो वह कुछ समय के लिए किसी वस्तु को देख नहीं पाता। यानी कि बाहर बहुत ज्यादा प्रकाश रहे और जब अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि वो देख नहीं पाता कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय पश्चात सभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। अथवा जब सिनेमा हॉल में बाहर से सूर्य के तीव्र प्रकाश से अंदर जाते हैं तो कुछ समय के लिए वस्तु दिखाई नहीं देती। संक्षेप में इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, जब हम बाहर तीव्र प्रकाश से अंदर हॉल में आते हैं तो पुतली का आकार कम होता है, लेकिन सिनेमा हॉल में वस्तु को देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस कारण पुतली के समायोजन में थोड़ा समय लगता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए इसको मैंने ऑब्जेक्टिव में रखा था। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है, अथवा सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को स्पष्ट क्यों देख पाते हैं। तो वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजस क्षमता लगातार स्पष्ट देख सकता है नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। नेत्र के इस निकटतम बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब हम नेत्र के किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, नेत्र से किसी वस्तु की दूरी अगर बढ़ा दे तो नेत्र पर प्रतिबिंब दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो नेत्र से हम किसी वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम होने पर वस्तु धुंधली दिखाई देती है, और जबकि 25 सेंटीमीटर से दूर अनंत तक वह स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है, देख सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, अथवा निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, अथवा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दे दिया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट, जो उत्तर है हम लोग लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं तो स्पष्ट से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। अर्थात नेत्र का दूरबिंदु जो होता है वो हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दूरबिंदु अनंत पर न होकर कुछ पास आ जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है, विद्यार्थी के किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा अंतिम पंक्ति में जो बैठा है विद्यार्थी सबसे पीछे की ओर, उसको श्यामपट्ट पर लिखा हुआ जो शब्द है उसको देखने में बहुत कठिनाई होती है। तो यह विद्यार्थी का किस प्रकार का दोष है और इसको कैसे संशोधित किया जाएगा। तो यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती।
इसे आवश्यक क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। एक ट्रिक याद करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, DUNA दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक जो परीक्षा आपका है उसमें आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। और ऐसे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आते हैं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको आपकी परीक्षा के पहले आपको इतना प्रश्न दे दूंगा कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।